हेलो डियर जेई एंड नीट एस्पायरेंट्स। माहौल थोड़ा सा बदलने लगा है ना। अब हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स, हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग एफिशिएंसीज, इस तरह के कई सारे ज्ञान वितरण समारोह चलने का कार्यक्रम जो है शुरू होने लगे हैं। ठीक है, बहुत मुद्दे की बात करते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रोल प्ले करती है, दैट आपके जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी करेक्ट है या नहीं है, आपके पास में स्पीड एंड एक्यूरेसी है या नहीं है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी, स्पीड और एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी, और स्पीड एंड एक्यूरेसी खत्म होते ही सब कुछ खत्म। तो मैंने आपको बता दिया कि कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी रखिए, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करिए, और कंसेप्ट पे पकड़ अच्छी रखने के बाद में स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए एक कड़ी बीच में आती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है जो दोनों को कनेक्ट करती है, और वो है कि कहीं हमारा जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन सिलेक्शन, कई बार हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है उसे हम अटेम्प्ट नहीं करते, और कई बार जो अटेम्प्ट नहीं करना होता है उसे हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये आर्ट आप सीखोगे कैसे, हाउ टू लर्न दिस आर्ट। तो इस आर्ट को सीखने का भी एक ही तरीका है, और वो तरीका कहता है कि पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप सब लोगों की दुखती हुई रग पे हाथ रखता हूँ, मैकेनिक्स का भी एक डिफिकल्ट पोर्शन है, दैट इज रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन का नाम आते ही जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको तो लगता है कि भाई हमारे तो स्कोप के बाहर की चीज़ है, लेकिन आज की तारीख में जेई मेंस अटेम्प्ट करने वाले कई स्टूडेंट्स जो बेसिकली अच्छे होते हैं, जो मेरिटोरियस हो सकते हैं, वो भी सोचते हैं यार रिलेटिव मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, और आपने उस क्वेश्चन को अवॉइड किया और पता लगा कि वो 4 मार्क्स आपके लिए तैयार बैठे थे, आप जबरदस्ती में उसे अवॉइड कर गए। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ जो रिलेटिव मोशन पे लगता है कि वो बेस्ड है, ठीक है ना, पर पहले आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर आपको फील होगा कि व्हाट इज रियली दिया है क्या वहां पे। तो ये क्वेश्चन कहता है टू अपोजिटली मूविंग ट्रेन्स आर रॉन्गली शंटेड ऑन अ सेम ट्रैक। शंटिंग होती है ना, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लेते हैं ट्रेन्स को, तो रॉन्ग शंटिंग हो गई है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई 2 ट्रेन्स रॉन्गली शंटेड होके, मैनुअल हो सकती है मिस्टेक, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, रेलवे ट्रैफिक में हो जाती है कई बार। तो दोनों की दोनों ट्रेन्स किस पे है, सेम ट्रैक पे आ गई हैं, और कब आ गई हैं, व्हेन दीज आर 300 मीटर अपार्ट्स। अब मैंने ये 300 मीटर अपार्ट्स को वापस से कलर चेंज करके लिखा। डाटा आपको रीड करना होता है और डाटा को बहुत जल्दी पकड़ने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो रॉन्ग ट्रैक पे है, 300 मीटर अपार्ट्स है, ठीक है। तो सपोज ट्रेन 1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ट्रेन 2 is moving in this direction, these two are moving opposite in opposite direction but onto the same track। ट्रैक कॉमन है तो कोलिजन हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जनहानि हो सकती है बहुत जबरदस्त। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब ड्राइवर्स क्या करते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स जैसे ही देखते हैं एक दूसरे को डेफिनेटली वो ब्रेक अप्लाई करेंगे, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने का भी एक तरीका है। आप सडन ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते, वरना क्या होता है ट्रेन के डब्बे के ऊपर डब्बा चढ़ जाता है और जबरदस्ती आपका कॉलिजन से कोई हानि हो या ना हो, लेकिन डीरेलिंग से ट्रेन अपने ट्रैक को छोड़ देती है, पटरी को छोड़ देती है, नीचे उतर जाती है, बेपटरी हो जाती है। तो न तो ट्रेन बेपटरी होनी चाहिए और नहीं आपकी पढ़ाई बेपटरी होनी चाहिए, आपकी तैयारी बेपटरी होनी चाहिए। सो दीज 2 ट्रेन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सेम ट्रैक आर 300 मीटर अपार्ट्स। ठीक है, ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बिफोर स्टॉपिंग। ये कोलाइड नहीं होती हैं, फॉर्चुनेटली रुक जाती हैं, तो आपको द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बिफोर स्टॉपिंग फाइंड आउट करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ले लीजिए, ऑप्शंस ले लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका न्यूमेरिक बेस्ड है तो सिर्फ आपके पास में एक जगह छुटी हुई होगी, या आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, MCQ। ठीक है ना, कंसेप्ट अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सारे काम के ये पहले और वो बाद में कब किए जाते हैं, जब हम अच्छी कंडीशंस में नहीं होते। प्रिपेयर करो तो कंडीशंस अच्छी होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दीज गेट स्टॉप्ड एंड द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ्स आर गिवन आउट। when these get stopped out, जब ये रुक जाती है तब, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हुए हैं यार,
क्या कहते हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ्स, चेक कर लीजिए। मीटर पर सेकंड, सेकंड ओके, ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड ओके, ट्रेन 2 इट इज 40 मीटर पर सेकंड and stopped out it is 10 seconds and v versus t graph is a straight line। तो लीनियर रिटार्डेशन है, स्पीड इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, दिख रहा है आपको, लीनियरली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पीड या वेलोसिटी जो भी है लिखा तो नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव से 0 होती है और यहाँ नेगेटिव से 0 होती है, ठीक है ना। घबराहट नहीं होनी चाहिए। सपोज इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया, डेफिनेट बात है, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मींस पॉजिटिव का मतलब है राइट वर्ड्स और नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट वर्ड्स। जो ट्रेन मुझे नंबर 2 दिखाई देती है, इसकी स्पीड इस समय देखेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड है, इट इज 20 मीटर पर सेकंड एंड देन लीनियरली डिक्रीज होती है और फिर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है एट 8 सेकंड। तो इसकी स्पीड को 0 होने में 8 सेकंड लगते हैं। इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, राइटवर्ड डायरेक्शन में ये रहा 40 मीटर पर सेकंड, और ये 10 सेकंड में स्टॉप आउट हो जाती है, रुक जाती है ना। Is that clear in your mind? So train 1 requires 10 seconds to get stopped out and train 2 requires 8 seconds to get stopped out, from 20 meter per second to 0 meter per second and from 40 meter per second to 0 meter per second. Plus minus indicates the two opposite directions. अब यहां देखोगे तो ट्रेन ए यहां ए से ए डैश तक आ गई और यहां इसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ये रहा ए टू ए डैश, ये आपका ए था, ये आपके पास में बी है और इनिशियल आपके पास में जो सेपरेशन था वो 300 मीटर्स है। तो ट्रेन ए से ए डैश पर आकर रुक जाती है, बी से बी डैश पर आकर रुक जाती है। ए डैश बी डैश जो सेपरेशन है, लेट इट इज एस, और मुझे एस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बिफोर स्टॉपिंग जो ट्रेन 1 है वो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट विल बी S1, और ट्रेन बी जो है बी से बी डैश तक का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज S2। सो द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 1 that is A dash, that is S1, and by train 2 that is B dash, that is S2. Agreed? And S1 plus S plus S2 is equals to 300, so S is equals to 300 minus S1 plus S2। अब आपका कंसेप्ट कहता है कि S1 S2 यदि निकल जाता है तो S निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये तो मेरा काम था, लेकिन अब जब आप लोग यहाँ काम करते हैं तो आपको लगता है टू अपोजिट मूविंग ट्रेन्स, वेलोसिटीज आर देयर, ये हो गई यहाँ पे, और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आता है और दोनों ही की दोनों ट्रैवल करती हैं तो इमीडिएटली आप जाते हो कि कहीं ना कहीं यार रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये 300 मीटर जो डिस्टेंस है, ये 300 मीटर की डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, v1 प्लस v2, बिकॉज दीज टू आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि इस अप्रोच से क्वेश्चन नहीं होगा, होगा, लेकिन फिर आपको v1 और v2 के एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। सेंस नहीं कर पाता स्टूडेंट, क्या आपका जो ट्रेन 1 है ये कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा है यार। क्या आपका ट्रेन 2 कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आप ये जो आपके पास में स्पीड ऑफ ट्रेन 1 है, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, स्पीड 2 इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है, इज दैट क्लियर? ट्रेन 1 और 2 का मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो रिलेटिव वेलोसिटी भी डेफिनेटली टाइम का फंक्शन होगा। और जैसे ही आपके समझ में ये आया कि वो रिलेटिव वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब है क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल जो तैयार 4 मार्क्स हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं वो आप लूज आउट कर देते हैं। मत कीजिए ऐसा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन ही नहीं है। वो मतलब जेई एडवांस, दोबारा कह रहा हूं, जेई एडवांस सिर्फ ऐसा एग्जामिनेशन है जहां रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी फंक्शन ऑफ द पोजीशन या फंक्शन ऑफ द टाइम हो सकती है। रेस्ट ऑफ द जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी क्वेश्चन आएगा, और यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जेई मेंस और नीट का ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का है ही नहीं, दिख रहा है। अब जो अच्छा बच्चा है वो कहता है सर S1 में निकाल सकता हूँ,
और S2 भी मैं निकाल सकता हूं और देखते ही निकाल सकता हूं। और यहां वो कॉन्सेप्ट कहता है कि सर V वर्सेस T ग्राफ का यदि आप एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा ही आएगा। तो मैंने भी कहा हाँ यार ये बिल्कुल ठीक है, और देखो तुम S1 इमीडिएटली निकाल दोगे और उसमें कुछ भी फर्क, मतलब जिसे कहते हैं ना इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। आपके पास V वर्सेस T ग्राफ है, जबरदस्ती स्लोप पे थोड़ी जाऊंगा यार, एक्सेलरेशन का क्या करना है मुझे यहाँ। V वर्सेस T ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे इस जगह से क्या चाहिए, आई नीड व्हाट S1, आई नीड व्हाट S2, मीन्स मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाँ या ना। और S1 मुझे निकालना है, तो मेरा कंसेप्ट कहता है एरिया बिलो द V वर्सेस T ग्राफ टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, और ये एरिया बिलो द V वर्सेस T ग्राफ टुवर्ड्स टाइम एक्सिस आपको दिख रहा है, ये रहा। इट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और यहाँ यूनिट्स बहुत मायना रखती हैं, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, मीटर पर सेकंड, हाफ बेस किस में आएगा आपका सेकंड में, हाइट किस में आएगी मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई करोगे मीटर, ठीक है ओके। तो आप कहोगे हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना 10 और हाइट कितनी 40, ये लो 10 40 और 400/2, ये S1 हो गया 200 मीटर्स। मींस आपकी ट्रेन 1 ने बिफोर स्टॉपिंग 200 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। S2 निकालिए, और कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेगेटिव जो है वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि इस डिस्प्लेसमेंट की और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और ये भी पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड है तो ये डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है, एग्रीड। तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट वही हाफ बेस इनटू हाइट, यहां पे भी ये रहा एरिया बिलो, एरिया बिलो द स्पीड वर्सेस और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वही राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना 8, ये रहा 8, और हाइट कितनी, तो नेगेटिव तो लूंगा नहीं क्योंकि वो तो डायरेक्शनल सेंस है, हाइट 20, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं, जबरदस्ती में माइनस कर देते हैं, मतलब सिखाते सिखाते टीचर मर जाता है, फिर भी वो प्लस और माइनस के मीनिंग को समझना नहीं चाहते। समझना पड़ेगा ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा है, राइटवर्ड, ए से ए डैश राइटवर्ड, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, नेगेटिव लेफ्टवर्ड, बी से बी डैश लेफ्टवर्ड। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आप मुझे कहोगे 20, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एंड इट विल बी 80, ये S2 हो गया, ठीक है। कुल मिला के S1 प्लस S2 कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी S280। तो आपका बिफोर स्टॉपिंग जो डिस्प्लेसमेंट था 300 माइनस 280 यहाँ लिख दीजिए, इट इज सिंपली गोइंग टू बी एस 300 माइनस 280 एंड 300 माइनस 280 इज 20 मीटर्स। अब मुझे बताइए कि यहाँ कहाँ आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है, क्यों डर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। यहाँ आप 20 मीटर आंसर लिखिए, और यदि ऑप्शंस होते आपके पास में तो 20 मीटर भी आ सकता था, ठीक है। कई बार आप -20 मीटर भी दे देगा, कोई मीनिंग नहीं है उसका किसी भी तरह का, हो सकता है 10 मीटर भी आपके पास ऑप्शन हो, ठीक है। यहाँ ये 1/2 कई बार स्टूडेंट भूल जाता है, तो यहाँ उठा के वो कर देता है 400, यहाँ माइनस लगा लेता है और इसको यहाँ कर देता है -80, और 400 माइनस 80 को करके 320 मीटर्स कैन बी द आंसर। ये वो गलतियां जो आप करते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड। कई बार हमने 320 हो गया आपके पास में, एंड और क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो नन ऑफ द अबव लिख देगा, बाकी तो कोई गलती है नहीं किसी तरह। बट द आंसर इज व्हाट, आंसर इज गोइंग टू बी 20 मीटर्स, आंसर इज गोइंग टू बी 20 मीटर्स। अब इस क्वेश्चन को अब पहले समझिएगा, क्योंकि जेईई मेंस वाले स्टूडेंट के लिए तो फरवरी अटेम्प्ट बिल्कुल सामने खड़ा है, एंड यू शुड हैव टू अटेम्प्ट इट विद योर 100% ऑफ एफिशिएंसी। फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कि आप मेहनत करके दें या ना दें, क्यों, क्योंकि आपके पास अभी 3 चांस और है यहाँ पे। फरवरी के बाद मार्च अटेम्प्ट है, अप्रैल है, मई है, लेकिन आपने यदि किसी भी एग्जामिनेशन को विद 99% सिंसियरिटी भी दिया है, तो आप अल्टीमेटली अपने रिजल्ट को क्या कर रहे हैं, खुद खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी एग्जाम देना है पूरी ताकत से देना है, पूरी तैयारी से देना है।
आपको लगा कि भाई अरे ये एक सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहां आप यदि रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो दिस वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ वेरिएबल, दिस वेलोसिटी विल आल्सो बी अ वेरिएबल, और इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस प्लस दिस इट विल आल्सो बी अ वेरिएबल। ठीक है ना, वो समझ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी आपको। डू यू एग्री विद दैट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये तरीका है, या आपने ये लिखा डिस्प्लेसमेंट कितना बिफोर स्टॉपिंग, डिस्प्लेसमेंट कितना बिफोर स्टॉपिंग। आपकी पहली ट्रेन ट्रेवल करती है कितना, 400 मीटर्स हो गया। दूसरी ट्रेन ट्रेवल कितना करती है आपकी, 80 मीटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की हमको। टोटल ट्रेवल कितना किया हमने, 280 मीटर्स। था कितना आपके पास में, 300, 280 आपने ट्रेवल कर लिया, 20 मीटर्स बचा, एंड दिस इज द आंसर। देखो कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं ना, वो डिपेंड करती हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, सक्सेस और फेलियर का द्वंद्व चल रहा है या टुवर्ड्स द सक्सेस के एफर्ट्स चल रहे हैं। जिन बच्चों के दिमाग में एफर्ट्स चलते हैं वो लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो लोग एफर्ट करते हैं ना वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। बस एफर्ट करते रहिए, एफर्ट ही करते रहिए। थैंक यू।